Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के अंतर्गत आती है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, उनको हमने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया था, आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो वो कैसे निकाला था हमने सब एक डायग्राम के थ्रू एक देखा था कि एक न्यूक्लियस से एक आर डिस्टेंस पे कोई ए पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा है, और फिर एक्स वाई जेड डायरेक्शन को हमने चेंज किया था आर, थीटा और फाई पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, और हमें वो वैल्यूज मिल गई थी। उसको हमने पुट किया था और पुट करने के बाद हमें जो पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हमें मिल गई थी। ठीक है, तो आज हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, तो ये हमारा जो इक्वेशन मिला था, दिस इज इक्वेशन जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स पे, जिसमें कि आर, थीटा और फाई वो तीनों हम ले आए हैं किसकी जगह पे, एक्स, वाई एंड जेड, जो कार्तिक रिश्ते जाके उनकी जगह हमने आर थीटा फाइव पोलर कोऑर्डिनेट ले आए हैं ना। तो अब होता क्या है, होता है कि जो इक्वेशन 2 हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशन, उससे जो हमें साई मिलेगा, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन साई होता है ना, जो साई जो मिलेगा वो तीन चीजों का फलन होगा, तीन चरों का फलन होगा। जस्ट मिनट। तीन चरों का फलन होता है, कौन कौन से, आर, थीटा एंड फाई। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हमें 4 डायमेंशनल ग्राफ चाहिएगा, क्योंकि चार चीजें हो गई ना, एक तो हो गया साई, ठीक है, और तीन हमारे वेरिएबल हो गए आर, थीटा एंड फाई। तो अगर हमें इनको रिप्रेजेंट करना है कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, तो हमें 4 डायमेंशनल या चतुर्विमीय चाहिएगा, तो जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, हमें हमारा मोटो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना परमाणु में। तो हम ये करते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये वेव फंक्शन क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे, साई है, यहां हमें नजर आ रहा है साई इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल है आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, साई है जो साई, आर, थीटा, फाई, तीन वेरिएबल है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस वेव फंक्शन को दो फंक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं, सपोज ए प्लस बी। ठीक है, फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे अलग अलग, क्योंकि दोनों का जो उद्देश्य है वो भी अलग अलग है, दोनों वेव फंक्शन अलग अलग चीजें बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये ब्रेकअप कैसे करते हैं ना, ब्रेकअप मैंने कहा दोनों इंडिपेंडेंट है और इजीली ब्रेकअप किए जा सकते हैं। तो ये था हमारे पास आर थीटा फाइव, इसको हमने ब्रेक किया दो वेव फंक्शन में, एक होता है आर आर, ठीक है, पहले तो दिखा दूं मैं कि फंक्शन कौन कौन से, आर आर फंक्शन है, एक थीटा थीटा है और एक फाइव फाइव है ना। तो ये जो तीन फंक्शन को दो में ब्रेक किया, एक होता है आर आर वेव फंक्शन जिसे हम कहते हैं, दूसरा होता है वाई थीटा फाइव। यहाँ पर जो वाई थीटा फाइव है, ये हम देखें तो ये थीटा थीटा और फाइव फाइव से मिलकर बना हुआ एक वेरिएबल है। तो दो फंक्शंस हो गए हमारे पास, एक आर आर और एक वाई थीटा फाइव। एक कहलाता है त्रिज्य फलन, एक कहलाता है कोणीय तरंग फलन। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। और कैसा है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, तो अगर सपोज यहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस हमारे पास है, और ये एक 3D इमेज है, सपोज स्फेयर है पूरा ना, 3D में त्रिविम समझ लीजिए, स्फेयर नहीं कहेंगे, त्रिविम है ये, 2 डायमेंशनल नहीं है, हम इसको पेपर पे दिखा रहे हैं 2 डायमेंशनल। तो इससे जो डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ प्रोबेबिलिटी है, वो जो डिस्टेंस होगी। तो जो डिस्टेंस है रेडियल, रेडियल डिस्टेंस, उसको निकालने के लिए तो हम काम में लेते हैं आर आर को, जिसको कि त्रिज्य फलन कहा जा रहा है। और अगर हमें डिस्टेंस पता चल गई एक स्फीयर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से यहाँ है, पर उसका एंगल क्या है, वो एंगल जो पता लगाना है, तभी हमें उसके एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी है कहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा एक
थ्री डायमेंशनल है, ये सिर्फ टू डायमेंशनल नहीं है कि एक सीधा मैंने बता दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये थ्री डायमेंशनल। इसमें भी इस डिस्टेंस भी कौन से एंगल पे वो है स्पेस में, तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास ये दो जो वेरिएबल हैं उनसे मिलके बना हुआ है, एक तो थीटा और एक फाई, दिस इज कॉल्ड कोणीय तरंग फलन। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, एक रेडियल डिस्टेंस बता रहा है और एक एंगुलर बता रहा है ना, दोनों में फर्क है। और जो टोटल साई आएगा वो आएगा त्रिज्य तरंग फलन और कोणीय तरंग फलन, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा साई आ जाएगा। तो ये दो वेव फंक्शन है, इन वेव फंक्शन को अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है आर आर, जिसे रेडियल वेव फंक्शन भी कहते हैं या त्रिज्य फलन भी कहते हैं। जैसा मैं बता चुका हूं, ये न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस हमारा है जो, उससे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है उसके दूरी पर निर्भर करता है, ये दूरी कितनी है ना। तो ये रेडियल डिस्टेंस हो गया, इस पर निर्भर करता है। ये किस किस पर निर्भर है, एन पर निर्भर है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल पर निर्भर है जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, बट ये एम पर निर्भर नहीं होता है ना? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना का त्रिज्य वितरण एन और एल से निर्धारित होता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखें हम, तो इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन कैलकुलेट किए हुए हैं, वो इस तरह होते हैं। 1s कक्षक की बात कर रहे हैं हम, तो n इक्वल टू 1 हो गया, l 0 हो गया, m भी 0 हो गया, क्योंकि l कभी भी n के बराबर नहीं होगा। तो ये 1s कक्षक है हमारा। इसके लिए जो रेडियल फंक्शन निकल के आता है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय a0 3/2 e माइनस r अपॉन a0, है ना। तो यहाँ पर जो a0 है वो एक्चुअल में त्रिज्या है जहां तक कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी वर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स में, कहीं भी ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा, ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज है। तो a0 क्या है, त्रिज्या जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, ये क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, ओके। और इसका जो कोणीय तरंग फलन है उस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो पहले ये a0 त्रिज्या ये निकल गया। इसका 2s की बात करें तो n इक्वल टू 2 हो गया, l फिर 0 होगा, m भी 0 होगा, ये आता है 1/2 रूट 2 a0 3/2 2 माइनस r अपॉन a0 e माइनस r अपॉन 2 a0। तीसरा है 2px, ये सब सॉल्यूशन है किसके, श्रोडिंगर इक्वेशन, उससे निकल के आता है। 2p के लिए n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू, यहाँ पर तीन ऑप्शन हो जाएंगे। जब n इक्वल टू 2 है तो L इक्वल टू 0 और 1 होगा। यहां हम बात कर रहे हैं 2p की, तो यहां पर L इक्वल टू हो गया 1, सॉरी L इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। और L इक्वल टू 1 है तो उसके लिए m की तीन वैल्यूज हो जाती हैं, प्लस L से माइनस L तक, तो वो हो जाएगा +1 0 एंड -1। तो ये हो गया px py एंड pz। तो इनके लिए जो वैल्यूज होती हैं, क्योंकि ये तीनों डीजेनरेट हैं, समभ्रंश होते हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल समान होती है, तो इनके लिए जो वैल्यू है त्रिज्य तरंग फलन की वो सेम होती है। वो क्या है, 1/2 रूट 6 a0 3/2 r अपॉन a0 इंटू e माइनस r अपॉन 2a0। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, इनसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम जब लेते हैं तो वो समझ में आता है, ठीक है। वो हम नीचे देखेंगे, उसे हम कह रहे हैं रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ या त्रिज्य फलन आलेख कहेंगे। तो एक बार देख लें अपन ने क्या पढ़ा है। हमने ये देखा कि क्योंकि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है r थीटा फाई में जब हम चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास तीन चर हो जाते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 डायमेंशनल ग्राफ चाहिए जो कि व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम इसको दो पार्ट पे डिवाइड कर लेते हैं। और इसलिए भी कर लेते हैं कि दोनों पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों को पता लगाना जरूरी है पर दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। एक हो जाता है रेडियल जिसे हम त्रिज्य फलन कहते हैं, दूसरा हो जाता है कोणीय तरंग फलन। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो रेडियल वेव फंक्शन है। रेडियल वेव फंक्शन हमने निकाले हैं, उनको हमने देख लिया कि करके, जो इलेक्ट्रॉन की दूरी पर निर्भर करते हैं, एन और एयर पर डिपेंड है, एम पर डिपेंडेंट नहीं है। एम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिज्य फलन आलेख। तो ये अगर हम वेव फंक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसके बीच अगर ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए है। कौन कौन से ऑर्बिटल है अगर हम देखें तो, ये कौन सा ऑर्बिटल है, n इक्वल टू 1 हो गया तो हम इसको 1 लिख लेंगे, l इक्वल टू 0 दैट इज मीन 1s, है ना। ये कौन सा है, 3s
2s, ये कौन सा हो गया 3p, ये कौन सा हो गया 2s, ये कौन सा हो गया l इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 2 है, दिस इज 2p, ओके, एंड दिस इज l इज इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा है spd, और n इज इक्वल टू यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3d, ठीक है। तो ये सारे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए ये रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ है। तो ये बता क्या रहा है, जो रेडियल वेव फंक्शन है हमारा आर आर, और ये डिस्टेंस हो गया आर, इन दोनों के बीच में प्लॉट है। तो हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे, इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है रेडियल वेव फंक्शन के बारे में। पहला पॉइंट देखिए, ये तो मैंने बता दिया आपको कि यह त्रिज्य फलन एवं नाभिक से दूरी के बीच के आलेख हैं, है ना। तो जब अगर हम देखें ऊपर जो टेबुलेशन है उसमें इनकी वैल्यूज बताई गई है, तो उन वैल्यू और इन ग्राफ में क्या संबंध है उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो आर आर की वैल्यूज हैं ऊपर दी हुई जो टेबल है उसमें, उन सभी में एक पद है, वो पद है e माइनस आर अपॉन ए जीरो। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, आर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन लगा है आर में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आर आर का मान है वो आर के बढ़ने से कम होता है। देखिए यहाँ टेबल में देखिए, ये जो टर्म है इसकी बात कर रहे हैं हम, ई माइनस आर अपॉन ए जीरो, ई माइनस आर अपॉन ए जीरो, और यहाँ भी टर्म है। क्योंकि यहाँ ये माइनस में है तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आर आर की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम होती है, ठीक है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है, ये देखिए नीचे कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी कम हो रहा है। अगर हम 1s, और हमने अभी देखा है 1s 2s और 2p के लिए, है ना, तो ये कम हो रहा है। दूसरा पॉइंट, ये जो पद है e माइनस आर अपॉन ए जीरो, ये n से प्रभावित होता है। तो जितना ज्यादा n की वैल्यू होगा, n इज इक्वल टू 1 से अगर n इज इक्वल टू 2 की हम बात करें, तो जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतना ही धीरे धीरे r का मान बढ़ने पे आर आर में कमी आएगी। इसका मतलब r का मान बढ़ने पे आर आर में कमी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, आर आर क्या है हमारा रेडियल वेव फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता को बता रहा है हमारे। तो वो जो प्रायिकता है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, मतलब ज्यादा जगह तक वो पाया जाएगा। इसका मतलब एन जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा कक्षक होगा, क्योंकि कक्षक क्या है, कक्षक है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी जितनी जगह तक होगी उतना ही बड़ा कक्ष हो गया। तो वो कमी बहुत धीरे धीरे आ रही है, मतलब कमी धीरे धीरे आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है ना। तो एन जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा कक्षक का आकार होगा, दूसरी बात। तीसरा, केवल एस इलेक्ट्रॉन ही नाभिक पर पाए जाने की प्रायिकता रखते हैं। अगर इस ग्राफ को देखें हम, तो सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन है जहां पर कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर है ना, ये जीरो है, आर इज इक्वल टू, तो ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर प्रायिकता है 1s, यहाँ पर प्रायिकता है ये 3s, यहाँ पर प्रायिकता है ये 2s। तो सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल है जिनमें की नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है, अदरवाइज ना पी में है ना डी में है। ये शुरू हो रहे हैं यहां से, नाभिक से शुरू हो रहे हैं पढ़ना, है ना। ओके, एस के अलावा सभी में नाभिक पर आर आर का मान शून्य होता है, क्योंकि एस के अतिरिक्त सभी में आर आर के मान में गुणनखंड के रूप में आर अपॉन ए जीरो है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो टेबल में लिखा हुआ है आर अपॉन ए जीरो एक निकल के आता है, जो कि आर जैसे ही शुरू होगा शून्य होगा, ये भी शून्य हो जाएगा, और आर आर भी हमारा शून्य हो जाएगा। इसको अगर हम देखें, क्योंकि हमने 1s और 2s में नहीं है, आर अपॉन ए जीरो, ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये गुणनखंड के रूप में है। तो जैसे ही आर जीरो होता है, आर आर भी जीरो हो जाता है। इसका मतलब जीरो मतलब नाभिक, तो नाभिक पर इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा, सिर्फ एस में पाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेडियल वेव फंक्शन, है ना। अभी हमने नेक्स्ट नहीं पढ़ा है कोणीय, उसके बाद ज्यादा स्थिति क्लियर होती है। ओके, एनएस कक्षक में n माइनस वन नोड होते हैं, जैसे 2s में एनएस कक्षक में n माइनस वन, एनएस ये हो गया एनएस, तो हो गया 1s। इसमें कोड नोड कितने हैं, n माइनस वन से 0। यहाँ पर एक नोड आ रहा है, नोड क्या है, ये नोड है जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, दो ऑर्बिटल के बीच में ये नोड होता है ना। ये नोड है,
ये नोड है, क्योंकि यहाँ पर हो गया n इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 नोड्स है ना, 2 नोड है यहाँ पर। तो ns कक्षक में n-1 नोड है, 2s में r इज इक्वल टू 2a दूरी की दूरी 0 दूरी पर एक नोड होता है, जैसा कि दिख रहा है ग्राफ में। ये अगर यहाँ पर हम r की जगह 2a0 रखें, ठीक है, 2a0, तो r 0 हो जाता है ये वाला, इसका मतलब ये नोड है ना। तो ये बता रहे हैं कि जो 2s कक्षक में r डिस्टेंस जो अगर 2a0 हो जाए, डबल हो जाए, तो वहां दूरी पर एक नोड होता है। 2p में कोई भी नोड नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, जब 3p 4p इनकी हम बात करते हैं, तो वहां पर n-2 नोड होते हैं। ऊपर हम देख सकते हैं ग्राफ से कि 2p जो था हमारा, उसमें कोई भी नोड नहीं है, यहाँ कोई नोड नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है। लेकिन 2p से ऊपर जब हम चलते हैं, जैसे 3p, तो यहाँ पर हमें नोड दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना। तो जो जो 2p है उसमें तो कोई नोड नहीं है, लेकिन 2p से ऊपर जब हम चलेंगे तो वहां n-2, तो जो 3p होगा उसके अंदर एक नोड होता है। तो ये है त्रिज्य फलन आरेख या रेडियल फंक्शन ग्राफ कहलाते हैं, ठीक है। इनसे भी जो एडवांस्ड हैं वो दूसरे ग्राफ होते हैं, जिनको हम प्रायिकता वितरण वक्र कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर आज। तो ये रेडियल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले एक कोणीय तरंग फलन, एक त्रिज्यीय तरंग फलन। त्रिज्यीय तरंग फलन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस को बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस को बताता है, और एन और आर पर डिपेंडेंट है, और उसके हमने ग्राफ देखे ना। तो ये आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो प्रोबेबिलिटी कर्व्स और एक पढ़ेंगे कोणीय तरंग फलन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।